अ, जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना टॉपिक शुरू करने लगे हैं अबाउट बफर्स। लास्ट क्लास में आपने देखा है कि हमने पीएच, पीओएच और पीकेए को डिस्कस किया और एसिडिटी बेसिसिटी की वैल्यूज़ को और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया। अब हम लोग हमने ये भी देखा कि हमने पीकेए की मदद से बफर के टॉपिक को जोड़ने की कोशिश की। तो पीछे कहानी से बफर का बैकग्राउंड बनाया है और अब हम बकायदा बफर के टॉपिक को डिस्कस करने लगे। सो बफर्स होते क्या हैं? बाय डेफिनेशन बफर्स हैं क्या? दीज आर सॉल्यूशंस और सिस्टम्स दैट टेंड टू मेंटेन देयर ऑन पीएच। आपने इसके बारे में ये बेसिक डेफिनेशन पहले भी पढ़ी होगी कि बफर्स जो हैं वो ऐसे सॉल्यूशंस का नाम है जो अपनी ही पीएच को मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई बफर प्रिपेयर किया है और उसकी पीएच आपने 6 में रखी थी, तो बफर की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी ही इस पीएच 6 को चेंज ना होने दे। ठीक है, 6 को 6.5 ना होने दे, 5.5 ना होने दे। ठीक है, अपनी पीएच को मेंटेन करे, किसी और की पीएच को मेंटेन नहीं करता। ठीक है, और कब मेंटेन करता है? जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस इज एडेड टू देम, यानी कि जब थोड़ी मिकदार में हम एसिड और बेस डालकर कोशिश करते हैं कि इसको चेंज करते हैं। मसलन अगर आप एसिड डालेंगे तो आपको पता है कि पीएच हमेशा नीचे गिरेगी। फॉर एग्जाम्पल 5.9, 5.8 यहाँ पे गिरेगी। और अगर आप बेस डालेंगे तो पीएच हमेशा ऊपर जाएगी, यानी कि 6.1, 6.4, 6.5 इस तरह करके। पता है ना ये? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब बफर्स की दो बड़ी किस्में होती हैं, दो बड़ी टाइप्स होती हैं केमिकली। केमिकली बफर्स एसिडिक इन नेचर भी होते हैं, कुछ एसिडिक बफर्स होते हैं, और कुछ बफर्स बेसिक इन नेचर भी होते हैं। ठीक है, एसिडिक बफर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में तादाद में ज़्यादा होते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए आमतौर पर पढ़ाते वक्त इसकी एग्जांपल्स आपने बहुत सुनी होंगी और देखी होंगी। एसिडिक बफर्स किन दो कंपोनेंट्स मिलकर बनते हैं? एसिडिक बफर्स बनते हैं वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस की मदद से। कॉन्जुगेट बेस ना हो तो उसका साल्ट। ठीक है, मिसाल के तौर पर वीक एसिड, हमारे पास मिसाल है एसिटिक एसिड, वीक एसिड होता है। ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट बेस से मुराद है एसीटेट, CH3COO नेगेटिव। और अगर एसीटेट के साथ सोडियम लग जाए तो ये उसका साल्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो आप कभी कॉन्जुगेट बेस का नाम भी ले सकते हैं और कभी कभी साल्ट के ऊपर भी नाम ले सकते हैं। याद रहे, बफर का नाम हमेशा उसके कॉन्जुगेट बेस या साल्ट के ऊपर रखा रहता है, कभी भी वीक एसिड पर उसका नाम नहीं रखा रहता। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हालांकि ज्यादा रोल अच्छा प्ले जो करता है वो वीक एसिड रोल प्ले करता है बफर को बनाने में और बफर के किरदार को संभालने में या उसके मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी नाम रखा जाता है कॉन्जुगेट बेस या साल्ट के ऊपर। मैं इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही दूंगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह माँ बाप की जुबान पर हमेशा अपने सबसे हल्के और माड़े बच्चे का नाम आता है मुसीबत के वक्त। बाज़ वक़्त उसका नाम कभी भी नहीं आता जो वेल ऑफ होता है और जो बहुत अच्छा बच्चा भी होता है। माँ बाप को अक्सर परेशानी लगी हुई होती है उस बच्चे की जो वीक होता है। तो बफर्स के नोमेनक्लेचर बनाने वालों ने भी ये देखा है कि जो कंपोनेंट कम रोल प्ले कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस और साल्ट, नाम भी बफर का उसी की बेस पर ही रखा जाता है। हालांकि ज़्यादा अच्छा रोल प्ले वीक एसिड्स करते हैं बफर की तमाम मैकेनिज्म्स को मेंटेन करने में। जैसे कि नीचे एक नाम लिखा हुआ है, सोडियम एसीटेट बफर। सोडियम एसीटेट बफर से मुराद ये है कि किसको जहन में रखकर नाम रखा गया है? कॉन्जुगेट साल्ट, बेस को। कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट। या इसके साल्ट, या सिंपली अगर नाम बोला जाता है एसीटेट बफर, तो फिर किसको जेन में नाम रख के रखा गया? कॉन्जुगेट बेस को। कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ओके जी। सिमिलरली बफर की दूसरी टाइप है बेसिक बफर, जो तादाद में बहुत कम होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, खून के अंदर, और इनका इस्तेमाल भी कम होता है लेकिन होता ज़रूर। इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ऊपर के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट का नाम होता है वीक बेस, जैसे कि ये NaNH4OH लिखा हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसका साल्ट जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, उसका साल्ट लिखा हुआ। ठीक है, एक जगह पर हमने लिखा था कि सिस्टम भी होता है बफर। सिस्टम से क्या मुराद है वो भी मैं समझाऊंगा, नीचे एक एग्जांपल आ रही है जो इसी सिस्टम को समझाने की कोशिश कर। मिसाल के तौर पर वो कहता है हीमोग्लोबिन भी एक, हीमोग्लोबिन का जिक्र आपने सुना होगा, एक प्रोटीन है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन एक बफरिंग सिस्टम की निशानी है।
सिस्टम से क्या मुराद है? शायद आपने सुना होगा रेस्पिरेशन सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, सुना जी होगा। सर। आप सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है, और सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जी सर। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में CO2 जो होती है, ये एज सच एम ही नहीं फिरती, वो हमेशा जब मूव कर रही होती है तो वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। और जब वो वाटर के साथ मिक्स होती है तो एक एसिड बनाती है, एक वीक एसिड, जिसका नाम होता है H2CO3। इस बात की समझ में आती है? ये H2CO3 एक वीक एसिड है, और अगर इससे एक कटायन निकल जाए तो ये कहलाता है HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव का मतलब है कॉन्जुगेट बेस, और अगर आप इसको लिखेंगे NaHCO3 तो ये होगा उसका साल्ट। यानी इन शॉर्ट में समझाना ये चाह रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन की मदद से आपकी बॉडी में मूव कर रही होती है, तो दर हकीकत वो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस को लेकर मूव कर रही होती है, और उसकी रेशियोज को कंट्रोल कर रही होती है। कभी वीक एसिड ज़्यादा हो जाता है, कभी कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा हो जाता है। अगर ऐसा अमल हीमोग्लोबिन करवा रही है तो इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन किसी बफरिंग सिस्टम का हिस्सा है, बफरिंग करवा रही है, और रेस्पिरेशन भी उसी बफरिंग सिस्टम का पार्ट है। ये बात की समझ आइए। जी सर। इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल दूंगा किडनीज की। आपने सुना होगा कि किडनीज यूरिन एक्सक्रीट आउट करती हैं, और यूरिन की पीएच जो होती है वो बहुत ही डाइवर्स रेंज की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो 5 pH से लेकर 8 pH तक का होता है। 5 का मतलब है एसिडिक, और 8 का मतलब है बेसिक। इसका मतलब ये है कि यूरिन का जो पीएच होता है वो फिक्स नहीं। ऐसे क्यों है? ऐसे इसलिए कि जब आपके ब्लड के अंदर आपकी पीएच एसिडिक होने लगती है, तो किडनीज फिल्ट्रेशन ऐसा मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं कि वो आपकी एसिडिक पीएच ज़्यादा होने की वजह से आपकी यूरिन को एसिडिक बनाकर एक्स्ट्रा एसिड को बाहर फेंक देते हैं। जब आपकी बॉडी की पीएच अल्कलाइन होने लगती है, तो आपके एक्स्ट्रा अल्कलाइन मटेरियल को यूरिन में बनाकर कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा अल्कलाइन मटेरियल को जिस्म से बाहर फेंक देते हैं। अब बदतमीजी की या वो भी ला था इधर वो भी आता वो स्टूडेंट्स, ये आप अपने माइक को ऑफ कर लें। ये क्या कर रहे हैं आप? क्लास है ये। जिसकी आवाज़ आ रही थी काइंडली अपना माइक ऑफ कर ले। ऑलराइट, मैं बात कर रहा था कि किडनीज भी बफरिंग सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं, जो आपकी बॉडी की एसिडिक और बेसिक पीएच को मेंटेन कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा एसिडिक ब्लड आपका हो जाए तो यूरिन ज़्यादा को एसिडिक पीएच की रेंज में बनाकर बाहर फेंक दिया जाता है, ताकि बैलेंस किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है कि सॉल्यूशंस और सिस्टम से क्या मुराद है, बफर सॉल्यूशंस और बफर सिस्टम से क्या मुराद है। जी सर। ओके जी, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा उधर देख लीजिएगा। ठीक है जी। आगे आपके सामने नजर आ रहा है बफर्स के कुछ फायदे होते हैं। बफर्स के बारे में लिखा हुआ है, इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इससे मुराद क्या है? आपकी बॉडी में बाहर से कोई भी एजेंट आएगा, आपने सुना होगा आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफत फाइट करती है। ठीक है, लेकिन जी सर। याद रहे आपको, ये आपने पढ़ा होगा, कुव्वत मुदाफत या इम्यून सिस्टम पहले पहचान करती है कि बाहर से कौन आया है, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, और फिर फाइट करती है। इसका मतलब क्या है कि उसको थोड़ा टाइम लगता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको कहा जाता है जो बगैर पहचान के ही आपका दिफा करने की कोशिश करे। इससे मुराद क्या है? जो भी आपकी बॉडी में फॉरेन इन्वेडर आएगा, बाहर से आने वाला मटेरियल, सबसे पहले जब भी वो आपके जिस्म में दाखिल होगा, वो कोशिश करेगा आपकी बॉडी की पीएच के ऊपर अफेक्ट करे। मिसाल के तौर पर अगर बाहर से आने वाला एजेंट एक बैक्टीरिया है जिसका नाम होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो वो कोशिश करेगा आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करे,
और आपकी पीएच को गिरा दे, नीचे ले आए। लेकिन आपकी बॉडी के बफर्स क्या करेंगे, आपके ब्लड की पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। ठीक है, बगैर किसी पहचान के, यानी बगैर कोई इस चीज के कि टाइम लेके मैं पहचान करूंगा फिर उसके बाद फोर्स बनाऊंगा, आपके ब्लड की पीएच, जो आपके ब्लड के जो बफर्स होंगे, वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करेंगे। यानी बाहर से आने वाले हर बंदे को रेजिस्टेंस आपके बफर्स प्रोवाइड करें। ये बात समझ में आती है? जी सर। फिर आपने सुना होगा हर एंजाइम रिएक्शन जो होता है किसी ऑप्टिमम पीएच पे होता है। वो ऑप्टिमम पीएच किसकी मदद से होती है? बफर्स की मदद से। तो हम बफर्स इसीलिए बनाते हैं कि वो मुख्तलिफ रिएक्शंस को करवाने में मदद करते हैं। ये बात भी समझ में आ गई? यस जी सर। अच्छा, आपने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले सुना कि ब्लड की पीएच कितनी होती है? 3.5 to 7.35 7.45। वेरी गुड। तो आप जानते हैं कि ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ WBC और RBC, ये कहाँ होते हैं? ब्लड में। ब्लड में ब्लड होते में हैं। होते हैं वेरी सर। गुड। ये दोनों ब्लड में सेल्स होते होते हैं हैं। ना, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल जी एंड सर। रेड ब्लड सेल। अगर किसी ने वाइट ब्लड सेल्स पर और रेड ब्लड सेल्स पर रिसर्च करनी है या इनको स्टोर करना है, उसको बफर्स की जरूरत तो नहीं है? सोच के बताइएगा, उसको बफर्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, ताकि WBC और RBC को उसमें स्टोर किया जा सके? बुलाना चाहिए सर। बिल्कुल। देखिए ना, आगे हमने बात की कि ब्लड की पीएच 7.4 है, और तो ब्लड के सेल्स जो हैं वो भी 7.4 पीएच पर रहना पसंद करते होंगे। इसका मतलब है कि सेल बियोलॉजी की रिसर्च में और स्टोरेज की रिसर्च, स्टोरेज वगैरह के काम के लिए आपको बफर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, हम इस पैराग्राफ में एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस किस वजह से आपको की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कभी आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कभी एंजाइमेशन करवाने के लिए, कभी सेल बियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, कभी स्टोरेज करने के लिए, कभी माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी चाहिए होती है आप। वो क्यों? आपने खास किस्म के माइक्रोब्स का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है एसिडोफाइल्स। बता सकते हैं इस एसिडोफाइल्स का क्या मतलब होता है? फाइल का मतलब होता है चाहत रखने वाले। एसिडोफाइल्स क्या मतलब सर होगा? जो एसिडिक नेचर में रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही। जब हम कहते हैं कि कोई बैक्टीरिया एसिडोफाइल है, एसिडिक एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं, तो हम तो एक्चुअली इशारा कर रहे हैं लो पीएच पर रहना पसंद करते हैं। ऐसे ही है ना? जी सर। और हर बैक्टीरिया डिफरेंट किस्म की लो पीएच पर रहना पसंद करता होगा। मिसाल के तौर पर कोई बैक्टीरिया 6 पीएच पर रहना पसंद करता है, कोई बैक्टीरिया 4 पीएच पर रहना पसंद करता है। अगर आपने उस बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में ग्रो करना है तो आपको बफर चाहिए कि नहीं चाहिए, खास फिक्स पीएच वाला? चाहिए सर। ठीक हो गया। अच्छा, तो आपको एक और वजह भी पता लगी कि बफर क्यों चाहिए। अब एक और वजह मैं बताने लगा हूँ, स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप। आपने पढ़ा होगा कि हर एंजाइम किसी खास पीएच पर काम करता है, अच्छा, ऑप्टिमम पीएच। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि तमाम एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। एम आई राइट? यस सर। हर प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। जी। जो स्ट्रक्चर मेंटेन होता होगा वो किस ऑप्टिमम पीएच पे मेंटेन होता होगा, जो उसको प्रोवाइड की जाती है बफर्स के थ्रू। ये बात समझ में आती है? यस सर। अगर स्ट्रक्चर सही रहेगा तो फंक्शन भी सही परफॉर्म होता रहेगा, प्रोटीन का और एंजाइम का। ये बात समझ में आती है? यस सर। और अगर स्ट्रक्चर खराब हो गया तो फंक्शन खराब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बफर्स को आप स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप को समझने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोटीन्स के और मुख्तलिफ एंजाइम्स के। ठीक हो गया जी? तो ऊपर वाले यस सर। पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि हमें बफर्स की जरूरत क्यों है रोजमर्रा लाइफ में, हम क्यों बनाते हैं इसको और क्यों पढ़ते हैं। ठीक। अगली बात ये है कि जी वो कहता है बफर्स आमतौर पर दो कंपोनेंट से मिलकर बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर हमने पीछे पढ़ा था वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस। जब भी सल्यूट किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है तो एक चीज बनती है जिसका नाम होता है कंसंट्रेशन। ऐसी है? यस सर।
ठीक है। और कंसंट्रेशन का एक यूनिट मोलैरिटी भी होती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये नाम के सुने होंगे, परसेंटेज। जी सर। ठीक है। मोलर अब वो कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही, वो कह रहा है कि बफर की जो स्ट्रेंथ है, यानी बफर की जो ताकत है, वो डिपेंड करता है कि उसके जो कंपोनेंट्स उसके अंदर डाले गए हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके उनकी कंसंट्रेशन क्या है। मिसाल के तौर पर वो ये कहना चाह रहा है कि फर्ज करें कि आपने वीक एसिड और बेस किसी बफर में डाला और बफर की टोटल मोलैरिटी बन गई है 1 मोलर। ठीक है, कितनी बन गई है? 1 मोलर। वो कहता है कि 1 मोलर इसलिए बनी है कि शायद दोनों कंपोनेंट्स जो उसको बना रहे थे वो बराबर बराबर थे, 0.5, या वीक एसिड था और 0.5 ही कॉन्जुगेट बेस था, दोनों को जमा किया तो 1 मोलर टोटल हो गया। ठीक है। तो यानी कि अब वो ये समझाना चाह रहे हैं कि बफर की स्ट्रेंथ उसके कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है कि कंपोनेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है। ये बात समझ में आ गई है अभी तक की? जी सर। ये इस तरह भी हो सकता यस है, सर, आगे। हासिल हासिल जमा की बात हो रही है। ये इस तरह भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर ये हो सकता है कि वीक एसिड आपका 0.1 मोलर होता, कॉन्जुगेट बेस आपका 0.9 होता, तब भी टोटल क्या होता? 1 मोलर। 1 मोलर। ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कंपोनेंट्स डिसाइड करते हैं कि टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी। कंपोनेंट स्ट्रेंथ करते हैं और पीएच बफर करता है। बफर पीएच मेंटेन करता है और कंपोनेंट्स जो होते हैं स्ट्रेंथ होते हैं। मैं इसका मिसाल आपको यूं देना चाहूंगा, फर्ज करें कि कोई मुझसे पूछता है कि इस क्लास की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी क्लास की। मैं उन्हें बताता हूँ जनाब इस क्लास की स्ट्रेंथ है 34 टोटल स्टूडेंट। ठीक है। तो कोई मुझसे पूछेगा कि इस क्लास की स्ट्रेंथ के कंपोनेंट्स कौन है, तो मैं उनको बताऊंगा जनाब 20 गर्ल्स एंड 14 बॉयज, ये इसके कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या है, टोटल क्लास की स्ट्रेंथ दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट। जी ऐसी सर। है ना? अगर कंपोनेंट्स में लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी, लड़के ज्यादा हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बात है टोटल क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। जी सर। जितनी क्लास की स्ट्रेंथ होगी, जिस तरह फौज की तादाद ज्यादा होती है तो फाइट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। तो उसका मतलब क्या है, जितनी तादाद ज्यादा होगी, यानी जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उतनी ही बफर की स्ट्रेंथ होगी। ओके सर। ठीक है। मसलन 100 फौजी कहीं खड़े करूं तो वो खास मुद्दत तक लड़ते रहेंगे। यानी कि फर्ज करें हमारा यहाँ पे दुश्मन कौन होगा, एसिड और बेस, उससे रिएक्शन करते रहेंगे। ठीक है। और 100 कंपोनेंट से क्या मुराद है, बफर्स की मॉलिक्यूल्स की तादाद। अगर मैं 1000 कर दूंगा फौजी, तो फिर दुश्मन से लड़ने की सलाहियत बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ठीक है। तो तादाद की तरफ इशारा होता है ये स्ट्रेंथ। अगली बात, यहाँ पर मैंने ना पीके लिखी हुई है किसकी, जरा देखिएगा, मैंने अभी पीछे भी पढ़ा के आया हूं। याद करें, मैंने पीछे सिर्फ एक ही एसिड है जिसकी आपको पीके बताई। एसिटिक एसिड। हाँ जी, तो ये किसकी पीके लिखी है? एसिटिक एसिड। 4.76 एसिटिक एसिड। आगे वो सिर्फ एक आपको मिसाल दे रहा है, रूल बता रहा है। कहता है अगर आप एसीटेट बफर बनाएंगे, यानी एसिटिक एसिड की मदद से बफर बनाएंगे, तो याद रहे वो जिस पीएच के इर्द गिर्द सबसे ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी शो कराएगा, सबसे अच्छा काम करेगा, वो होगी 4.8, जो कि करीब तरीन है किसके, पीके ए के। ठीक है। ये बात मैं अभी आगे जाके और भी समझाता हूँ। आगे चलते हैं। मैंने शायद ओके। पढ़ाते हुए थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अमॉन्ग बोथ कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट्स में से किसका किरदार ज्यादा होता है बफर को मेंटेन करने में? वीक एसिड। ठीक है। और ये रिलेशनशिप भी बताया था मैंने, ये फार्मूला भी, पी के +-1, जब मैंने बताया था 3.76 होता है, 5.76 की रेंज में होगा, काम करेगा। जी सर। काइंडली ज़रा अगर जो लोग पीछे बात कर रहे हैं, अगर आप वो अपने माइक म्यूट कर लें, आसानी हो जाएगी। जी, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अगली स्लाइड पर ना जो मैंने अभी आपको बातें बताई हैं, ये वीक एसिड मेजर रोल प्ले करता है, उसको साबित करने के लिए ना सबसे नीचे पैराग्राफ में ना एक एक्सपेरिमेंट लिखा होगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया? टाइट्रेशन का। ठीक है। टाइट्रेशन करते वक्त किया क्या गया है
कि ऊपर जो ब्यूरेट है, सॉरी हाँ जी ब्यूरेट है, उस ब्यूरेट में फिल किया गया है वीक एसिड, ये जिसकी स्ट्रेंथ है 0.1 मोलर, जिसका वॉल नहीं ऊपर जो फिल किया गया सॉरी वो है NaOH, ये ऊपर फिल किया गया, ठीक है। और नीचे जो फ्लास्क है, उस फ्लास्क में डाला गया है कौन सा, जिसको फिक्स करके लिखा हुआ है, वो है आपका CH3COOH, और वो कितने ml है, वो सिर्फ 10 ml कितने डाला गया। मैं बात दोबारा रिपीट करता हूँ, पीछे स्लाइड में हमने एक पैराग्राफ में ये बताया कि दोनों कंपोनेंट्स में से वीक एसिड मेजर रोल प्ले करता है, ऐसे ही है। हमारे जहन जी में सर। हमारे जहन में एक बफर था जिसका नाम था सोडियम एसिटेट बफर, ठीक है, या एसिटिक एसिड का बफर। उसमें जो वीक एसिड था वो कौन था, CH3COOH। तो हमने ये साबित करने के लिए कि जनाब वीक एसिड अकेला अच्छा रोल प्ले कर सकता है बफरिंग करने के लिए, तो हमने उसको साबित करने के लिए क्या किया, सिर्फ वीक एसिड लिया है, उसको नीचे फ्लास्क में रखा है फिक्स वॉल्यूम, और ऊपर से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस यानी NaOH वो ड्रॉप वाइज डालने की कोशिश कर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अगर अगर नीचे मौजूद वीक एसिड यानी जो बफर डाला है वीक एसिड, अगर उसमें बफरिंग कैपेसिटी होगी ना, तो वो NaOH के असरात को कम करने की कोशिश करेगा। वो असरात क्या हैं, NaOH किसी भी सोल्यूशन में डालो ना, तो उसकी पीएच बहुत हाई चली जाती है। मिसाल के तौर पर उसकी पीएच 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक पहुंच जाती है, ठीक है। अगर एसिडिक एसिड बफरिंग कर रहा होगा तो वो उसको ये काम करने नहीं देगा। क्या करने नहीं देगा, वो उसको कोशिश करेगा कि 13, 14, 15 तक ना जाने दे, खास रेंज तक रोकेगा उसको, ठीक है। इस बात को साबित करने के लिए आगे एक ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। इस ग्राफ में देखें कि इधर इस एक्सिस पर वाई जो है ये पीएच लिखी हुई है, और एक्स एक्सिस पर NaOH की एडिशन लिखी हुई है जो बढ़ा रहे हैं। आपने देखा था हम ब्यूरेट में से NaOH ड्रॉप वाइज ड्रॉप पे ज़्यादा कर रहे थे, तो वो इंक्रीज कर रहा है। शुरू में कम डाला NaOH, फिर और डाला, फिर और डाला, फिर और डाला, हम NaOH बढ़ाते चले जा रहे हैं। NaOH बढ़ेगा तो यकीनन पीएच बहुत हाई पे जाएगी। पीएच कहाँ तक जाएगी, मैंने बताया था 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक चली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। जी सर। अब अब थोड़ा सा स्टेप पे समझने की कोशिश कीजिएगा। शुरू में आपने फ्लास्क के अंदर क्या डाला था, एसिटिक एसिड। ठीक है, और अभी आपने ब्यूरेट की टूटी खोली नहीं है, यानी उसकी टैप खोली नहीं है, ड्रॉपर्स NaOH गिराया नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी, 0 0, ऐसी ही है। जी सर। वो कहता है इस कंडीशन में एसिटिक एसिड की जब पीएच चेक की गई तो वो 1 और 2 के बीच में थी। ये समझ में आ रही 1 और 2 बड़ा बताइएगा दोबारा सर। है। एसिटिक एसिड एक एसिड है ना, जी सर। तो कम डिजिट्स जो होते हैं वो एसिटिक एसिड की पीएच को जाहिर कर, ओके सर। ठीक है। 1 और 2 कम में आता है ना, 7 से कम है, बहुत कम है, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि मैंने क्या किया, अगले स्टेप में मैंने क्या किया, थोड़ा सा NaOH उसके अंदर डाल दिया, और उसके बाद फिर पीएच नोट की कितनी होगी, 3। फिर वो कहता है मैंने और NaOH डाला, यानी ब्यूरेट को मैं खोलता चला जा रहा हूँ, तो फिर पीएच चेंज होगी। एम आई राइट, यस सर। ठीक है। अब वो कहता है कि हम NaOH डाली जा रहे हैं, पीएच चेंज होती होती जा चली रही जा रही है, और हमें नजर आ रहा है कि बढ़ रही है, ऐसी है। है। यस सर। ये बढ़ने का अमल यहाँ ब्लू रंग के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, यहां से लेकर यहां तक कहीं रुक गया। अच्छा खासा ये सीधा स्ट्रेट लाइन जा रहा था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जाते जाते कहीं रुक गया। वो रुकने की जगह कौन सी थी, ये वाला पॉइंट, ठीक है। जब गौर से चेक किया गया कि किस डिजिट से रुकना शुरू हुआ है और किस डिजिट तक रुकता रहा है, तो पता लगा ये डिजिट जहां से रुकना शुरू हुआ है वो था
3.76, और जहां तक रोकता रहा 5.76. ये दोनों क्या थी दर हकीकत मैंने कहाँ पढ़ाया था अभी आपको? Buffering region है. बफर कैपेसिटी थी, याद होगा, Buffer. पी के ए प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू बफर कैपेसिटी। और अगर आप Buffer. इन दोनों डिजिट्स का सेंट्रल पॉइंट देखें तो सेंट्रल पॉइंट क्या है जरा देखिएगा। 4.76. अगर आपको याद हो तो मैंने पीके की डेफिनेशन बताई थी, पीके ए इज दैट वैल्यू ऑफ पीएच एट विच बोथ वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस आर इक्वल। Yes, sir. कुछ समझ आ रही है? और ये एक्सपेरिमेंट साबित कर रहा है कि हाँ जी पीके ए प्लस माइनस 1 बफर कैपेसिटी होती है। और ये एक्सपेरिमेंट साबित कर रहा है कि हाँ जी एसिटिक एसिड अकेला बफरिंग कर सकता है, यानी रेजिस्ट चेंज इन पीएच कर सकता है, पीएच की तब्दीली को रोक सकता है। और कहाँ तक रोक सकता है? हमने देखा 3.76 से लेकर 5.76 तक रोक सकता है। जो ही 5.76 की वैल्यू क्रॉस करेगा फिर रोकने की सलाहियत फिर खत्म हो जाएगी, फिर जितना आप NaOH डालते जाओगे यकदम शूट करके हायर पीएच तक चला जाएगा, फिर रोक नहीं पाएगा। ये चीज समझ में आ गई आप सबको? Yes, sir. अब यहां से इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साबित हो रही है कि वीक एसिड किसी भी बफर की कहानी में मेजर रोल प्ले करता है। ओके हो गया? तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर वीक एसिड की इक्वेशन लिखी है, दोबारा से जरा देख लीजिएगा। और वीक एसिड को हम HA के तौर पर जाहिर कर सकते हैं, प्रोटॉन डोनर। Yes, sir. ये इक्वेशन भी मैंने पहले भी लिखी थी, दोबारा लिख दी है। और ये के इक्विलिब्रियम जिसको आप Ka भी कहते हैं फॉर एसिड, ये भी मैंने दोबारा लिख दी है। ये भी समझ आती है? जी सर. ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सही करके हमने ना यहाँ पर दोबारा लिख दी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे क्या मुराद है कि के ए ऊपर वाले कंपोनेंट से जाके के ए नीचे जाके मल्टीप्लाई कर देगा HA से, और ये दोनों नीचे चले जाएंगे। तो आप देखेंगे हमने इसको रीअरेंज करके यहाँ लिख दी, H पॉजिटिव को एक तरफ कर दिया और बाकी सब चीज़ों को दूसरी तरफ कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर। क्यों H पॉजिटिव को एक तरफ किया है? इसलिए कि H पॉजिटिव एसिड होने की अलामत होती है, प्रोटॉन डोनर। और एसिड हमें वीक एसिड से पता चल रहा था कि ये H पॉजिटिव वीक एसिड का कंपोनेंट है। ठीक है। हम इस की जो अभी एक्सपेरिमेंट किया था ना, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से साबित करने लगे हैं कि एक इक्वेशन की तरफ जाने लगे जिसका नाम होता है हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन, जो बफर बनाने के लिए काम आता, जो बफर्स को प्रिपेयर करने के काम आता। ठीक है। अब ये जो ऊपर इक्वेशन थी ना, हमने क्या किया, हमने मैथमेटिकली इसको दोनों तरफ सेम चीज़ से ट्रीट किया, नेगेटिव लॉगरिथम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर। तो आप देखेंगे ऊपर वाला कंपोनेंट नेगेटिव लॉग ऑफ H बन गया, ये बन गया नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, और ये सारी इक्वेशन बन गई नेगेटिव लॉग ऑफ HA ओवर A नेगेटिव। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें प्लीज। नो सर। नेगेटिव लॉग ऑफ H किसका फॉर्मूला सर था? ये जो नेगेटिव लोगारिथम वाला है वो दोबारा से समझा दें। किया ये है कि किसी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए ना सेम चीज़ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो उसका मतलब होता है कि आपने कोई कोई ट्रीटमेंट नहीं की। ठीक है। बस किसी चीज़ को साबित करने के लिए एक चीज़ का इस्तेमाल किया, नेगेटिव लॉगरिथम को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी इक्वेशन के। ठीक है। जब इससे मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया नेगेटिव लॉग ऑफ H, जब Ka से किया तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, और जब पूरी फ्रैक्शन को किया तो ये बन। ठीक है। जी, जी सर। अच्छा, नेगेटिव लॉग ऑफ H किसका फॉर्मूला था? पीएच का। pH नेगेटिव का. लॉग ऑफ Ka किसका फॉर्मूला था? पीछे पढ़ के आए। pKa. और ये किसी चीज का फॉर्मूला नहीं, हमने इसे ऐसे लिखा रहने दिया। ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन के नेगेटिव को अगर आपने पॉजिटिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस इक्वेशन के अगले कंपोनेंट्स को उल्टा सकते हैं। तो आप देखें हमने उसको उल्टा दिया, ऐसे ही है, और साइन चेंज हो गया यहाँ पे, नेगेटिव से क्या हो गया, Sign पॉजिटिव। change. ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव ओवर HA, ये इक्वेशन कहलाती है हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन।
ठीक है, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इसको ड्राइव किया। इस इक्वेशन की मदद से आप क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन की मदद से आप कॉन्जुगेट बेस की अमाउंट निकाल सकते हैं और आप वीक एसिड की भी अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई है? किसी भी बफर को बनाने के लिए यही दो कंपोनेंट्स को मैयर करना पड़ता है। किन दो कंपोनेंट्स को? कॉन्जुगेट बेस और वीक वीक एसिड। एसिड्स को। अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको एक न्यूमेरिकल हल करवाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि पीएच और पीके प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव और एच ए से किस तरह से बफर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ समझ ना आई हो तो पूछ ले। आ गई है? चलें, अब मैं आ गई है सर। आगे पीछे एक एग्जांपल थी जो रह गई थी जिसको समझा के मैंने आपको ये टॉपिक खत्म कर देना है। एग्जांपल हमारे पास ये है कि फर्ज करें कि कोई आपको कहता है कि सोडियम फॉस्फेट बफर बनाओ। क्या बनाओ? सोडियम सोडियम फॉस्फेट फॉस्फेट बफर। बफर। जब कोई शख्स आपको सोडियम फॉस्फेट बफर का जिक्र करेगा ना, तो आपके जहन में ये चार फॉर्मूले आएंगे: फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, आप सोचेंगे मैं इसमें से किसको चुनूं बतौर वीक एसिड और बतौर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो कानून क्या है मैं समझाता हूं। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा होंगे ना, वो कहलाएगा वीक एसिड, और जिसके पास उसकी निस्बत प्रोटॉन कम होंगे वो कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। यानी कि H3PO4 अगर आपने सिलेक्ट कर लिया बतौर वीक एसिड, तो अगला कंपोनेंट खुद ब खुद कॉन्जुगेट बेस होगा। ये बात समझ में आई है? जी सर। जी सर, आ गई। अब फर्ज करें आपको दो ही केमिकल दिए गए हैं, NaH2PO4 और Na2HPO4, तो बता सकते हैं कौन वीक एसिड होगा और कौन कॉन्जुगेट बेस होगा इन दोनों में से? NaH2PO4 वीक एसिड, Na2HPO4 कॉन्जुगेट बेस। बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है ना, इसका मतलब आप समझ गए हैं कि जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है वो वीक एसिड होगा, जिसके पास प्रोटॉन उसकी निस्बत कम है वो कॉन्जुगेट बेस। अब अगर आपको ये दो फॉर्मूले दिए जाएं सिर्फ, तो इनमें कौन होगा वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस? Na2H Na2HPO4 वीक एसिड, Na3PO4 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस। बेस। शाबाश, समझ आ गई। इसका मतलब है, क्या ये Na3PO4 कभी भी वीक एसिड हो सकता है? ये कभी भी वीक एसिड नहीं हो सकता। क्यों? इसके पास प्रोटॉन्स कम प्रोटॉन ही नहीं है। ठीक है, तो कभी भी प्रोटॉन। गलती से भी आप इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते बतौर वीक एसिड। ओके हो गया? अगली बात, हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जनाब एसिडिक बफर्स की एक एग्जांपल है कि उसमें दो केमिकल्स होते हैं। कौन से भला? एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट। याद है? जी सर। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक बफर अपनी पीएच को तब रेजिस्ट करता है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू देम। ये दोनों जी इक्वेशंस सर। में एसिड और बेस लिखा हुआ है। हम अब इमेजिन क्या करने लगे, हम मैकेनिज्म समझने लगे कि बफर अपना काम कैसे करता है, किस तरह रेजिस्ट कर जाता है। अब मैकेनिज्म क्या है? वो कहते हैं फर्ज करें कि एक बफर था जिसमें दो कंपोनेंट्स थे, एसिडिक एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही है, उसमें आपने डाल दिया NaOH। क्या डाला? चंद ड्रॉप्स डाले NaOH के। तो आपने कानून पढ़ा होगा, जब ये दो कंपोनेंट्स होते हैं वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस, एसिड बेस से रिएक्ट करता है, बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये बेस बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, ये नहीं होने वाला। अगर होना है तो ये वाला अमल होगा। ये बात की समझ आती है जब NaOH डाला जाता है बफर के सोल्यूशन में। जी सर। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में मिले तो ऐसा क्या हुआ जो पीएच की तब्दीली नहीं हुई। जब ये दोनों आपस में मिले तो बना सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। सोडियम एसीटेट जो नया बना है, ये तो पहले से हमारे सिस्टम में मौजूद था, कोई नई चीज तो नहीं बनी ना।
नो सर। पीएच की तब्दीली कब होती है? जब कोई नई चीज बने या जब कोई पहले से मौजूद चीज बन जाए? जब कोई नई चीज बनेगी तो तब्दीली आएगी, जब पुरानी चीज ही रहेगी तो तब्दीली आएगी? नो सर। नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो एक केमिकल कंपोनेंट बना है ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं लेके आएगा पीएच में। प्लस अगला केमिकल कंपोनेंट कौन था? वाटर। वाटर। आपने सुना होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब वाटर प्रोड्यूस होता है वो इंतहाई प्योर होता है, और प्योर वाटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्योर वाटर क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल। और न्यूट्रल चीज पीएच में तब्दीली कर सकती है? नहीं। यहां से साबित हुआ कि दोनों कंपोनेंट्स पीएच में तब्दीली नहीं होने दे रहे, लिहाजा प्रोडक्ट्स डिसाइड करते हैं कि बफर में चेंजेस आनी, पीएच बफर की पीएच में चेंज आनी थी कि नहीं। अब अगला एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। हमने उसी बफर में क्या डाला है? HCl। जब HCl डाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो एसिड ने बेस से रिएक्ट करना है, एसिड ने एसिड से रिएक्ट नहीं करना। अब कंपोनेंट्स बने हमारे पास वीक एसिड, एसिटिक एसिड और NaCl। NaCl भी यूनिवर्सली नॉन न्यूट्रल साल्ट होता है, और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है जो कि डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, प्लस एक कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में सुना होगा आपने। कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि अगर सिस्टम में मौजूद पहले से कोई कॉमन चीजें मौजूद हैं तो नई बनने वाली चीज टूटेगी नहीं। अगर वो टूटेगी नहीं तो पीएच में तब्दीली भी नहीं कर सकेगी। ठीक है, अब ये सारे अमल ये बता रहे हैं कि यही वजह है कि चेंज इन पीएच नहीं आती, नहीं देखने को मिलती। ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ लें कि जिससे आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा कि क्यों पीएच में तब्दीली नहीं आती बफर्स की वजह से जब उसमें एसिड और बेस डाला जाता है। क्लास का टाइम भी ऑफ हो रहा है, ये अगर